बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा और आप देख रहे हैं एमके प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स को, कि प्रोग्रामिंग की बेसिक्स क्या होती हैं, किस तरह से प्रोग्राम्स जो वो लिखे जाते हैं, और कुछ एक दो जो प्रोग्राम लैंग्वेज है उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है ये इस लेक्चर का, इसके अंदर हम कुछ बेसिक्स और फंडामेंटल्स जो उनको डिस्कस करेंगे। बाकी लेटर ऑन जो इसके कमिंग पार्ट्स आएंगे उसके अंदर हम डिटेल के साथ फिर सी लैंग्वेज के अंदर सी प्लस प्लस के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम और सिंपल प्रोग्रामिंग जो वो डिटेल के साथ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इसके अंदर हम सबसे पहले फंडामेंटल्स देखेंगे, बट बिफोर गोइंग टू द प्रोग्रामिंग फर्स्ट वी ऑल नो कि एक्चुअली जो कंप्यूटर है वो किस लैंग्वेज में बात करता है। कंप्यूटर को जब हम कोई इनपुट देते हैं या कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग करता है वो किस सेंस में या किस लैंग्वेज में या किस तरह से करता है। तो उस चीज को समझने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है समझने वाली, दैट इज अ बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम ही असल में वो बुनियाद है जो एक्सप्लेन करता है कि कंप्यूटर के अंदर जितने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं। अब क्योंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी पे ऑपरेट होता है और जितनी भी कंप्यूटर के अंदर डिवाइसेस लगी हैं, अगर आपने उसका मदरबोर्ड या रैम या कोई भी उसकी डिवाइस अगर आपने देखी, आप देखे होंगे उसके अंदर छोटे छोटे जो है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगे होते हैं। अब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं उनकी दो ही स्टेट हो सकती हैं, या वो ऑन हो सकते हैं या वो ऑफ हो सकते हैं, या उनमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं आ रहा। उन दो स्टेट्स को हम 1 और 0 से डिनोट करते हैं। 1 फॉर ऑन कि उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा है, एंड 0 फॉर ऑफ कि उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो नहीं मिल रहा। यही 1 और 0 जो है वो की रोल प्ले करते हैं फॉर ऑल द कम्युनिकेशन, फॉर ऑल द कैलकुलेशन, फॉर ऑल द प्रोसेसिंग इन द सीपीयू। ओके जी, अब इनको हम फिर आगे इनको नाम दे देते हैं। किस तरह से नाम देते हैं कि ये जो सिंगल हमारे पास डिजिट होता है 0 या 1, इसको हम कहते हैं 1 बिट। ये एक बिट है, ये स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है जो सिस्टम जो है वो इस्तेमाल करता है कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद आ जाती है जी निबल। अगर 4 बाइट्स हम इकट्ठी कर दें, जैसे ये 1010 है, अब इसमें देखें 4 बिट्स जो वो इकट्ठी हुई है, तो 4 बिट्स इकट्ठी होकर क्या बन जाती है, निबल। और अगर हम 8 बिट्स इकट्ठी कर दें, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, तो हम उसको कहते हैं बाइट। फर्दर जो तमाम यूनिट्स हैं वो इसी बाइट की बुनियाद पर ही बनते हैं। जैसे कि 1 किलोबाइट यानी कि जो 1024 बाइट्स जब इकट्ठी होती है तो 1 किलोबाइट या 1 केबी बन जाता है। इस 1024 किलोबाइट जब इकट्ठी होती है तो 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट विल बिकम इक्वल टू 1 गीगाबाइट एंड सो ऑन टेराबाइट। और ये इस तरह से चीजें जो है वो चलती रहती हैं। एग्जैक्ट एक्यूरेट कैलकुलेशन जो होती है वो 1024 होता है, बट फॉर द लेमैन हम इसको 1000 भी समटाइम डिक्लेयर करते हैं। अब यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन ये आ जाता है कि वाई 1024 हम राउंड फिगर 1000 क्यों नहीं लेते। तो उसकी वजह ये है कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है हम अमूमन जो इस्तेमाल करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, लेकिन कंप्यूटर जो इस्तेमाल करता है बाइनरी नंबर सिस्टम है। और उसके लिए 2 की पावर 10 अगर हम करें, यानी कि डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में जाने के लिए 2 की पावर 10 करें तो हमारे पास 1024 आता है। दैट इज वाई तमाम जो यूनिट्स है वो 1024 के मल्टीपल्स होते हैं। तो ये वो फाउंडेशन है बाइनरी नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन को लेकर चलता है, और इसी की बेस पर कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग है वो की जाती है। अब इन नंबर्स की बेस पर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो हम नॉर्मल गिनती इस्तेमाल करते हैं 1 2 3 4 5 6 8 9 तक, उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। बट कंप्यूटर जिसमें वर्किंग करता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। तो इनमें डिफरेंस क्या हम उसको देख लेते हैं। ये हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। डेसिमल की जो बेस होती है वो 10 होती है, बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस जो वो 2 होती है। डेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट इस्तेमाल होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, जबकि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 0 और 1 इस्तेमाल होता है। प्लेस वैल्यू यानी कि जो हमारे पास उसकी किसी भी बड़े फिगर के अंदर जो प्लेस वैल्यू हम किसी स्पेसिफिक डिजिट की निकालते हैं वो पावर ऑफ 10 में काउंट की जाती है, जबकि बाइनरी में वो पावर ऑफ 2 में काउंट की जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे 345 है, अगर डेसिमल नंबर में ले तो यहां पर जो 3 है उसकी प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आप देख सकते हैं कि पावर ऑफ 10 यानी कि 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3 एंड अप टू सो ऑन। बट अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम में आ जाए तो ये 2 की पावर में आ जाएगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरह से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर
2 और इस तरह से ये आगे फर्दर अप टू सो जितने भी नंबर्स होंगे वो कैलकुलेट होंगे। यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 10 रहती है तो 10 की पावर का मल्टीपल चलता है, जबकि बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस 2 रहती है तो 2 का मल्टीपल जो है वो चलता रहता है। अच्छा जी, यही चीजें नीचे भी मेंशन है। अब आगे है इसकी कन्वर्जन। हम पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, जो हमारा पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि किस तरह बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है ये इस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, आप पोजीशन देते हैं उसको। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 1011 तो इसकी पोजीशन 0, इसकी पोजीशन 2, इसकी पोजीशन 1, इसकी 2, इसकी 3 आ जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे कैसे कि इस नंबर को 1 और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0, इसको लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, इसको लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 और फिर इसको लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। तो आप देख सकते हैं कि जितनी उसकी पोजीशन है वो 2 की पावर्स बनती जाएंगी। और अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 0 ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो उसके ओरिजिनल नंबर्स थे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसका 4 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये 8021 आ गया। इन सबको कलेक्टिवली कंबाइन करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा एग्जैक्ट डेसिमल नंबर में जो कि 11 है। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप उनको जो है वो डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा एक और एग्जांपल है, सॉरी वो जो बाइनरी से डेसिमल में है वो अगले स्लाइड के अंदर आ जाएगा। अब इसमें देखें कि आप 1 1 0 1 0 इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसकी पोजीशन एलोकेट करेंगे। ये पोजीशन इसकी 0 है, ये पोजीशन इसकी 1 है, ये पोजीशन 2 है, पोजीशन 3 और पोजीशन 4 आ जाएगी। ठीक है जी। अब जितनी जो इसकी पोजीशन है वो असल में 2 की पावर बन जाएगी। जैसे ये बन जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, 2 की पावर 1 आ जाएगा 2, 4, 8 और हमारे पास ये आ जाएगा 16। अब ये जो नंबर्स आ गए इनको हम ओरिजिनल जो बिट है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 ये आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 ये आ गया, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आ गया और 16 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आ गया। अब इनको हम सबको कंबाइनली ऐड कर देंगे, 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 ये आ जाएगा 26। तो ये जो बाइनरी का कोड है ये डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या बन जाएगा 26। तो इस तरह आप किसी भी डेसिमल नंबर को जो वो बाइनरी किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर आपने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, आपके पास डेसिमल नंबर आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 45 है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप 45 को सिंपली 2 पर डिवाइड करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 और एक जो है वो उसका रिमाइंडर आ जाता है, कैरी हो जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 0, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 1, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 4 और 2 और 1, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 1 और रिमाइंडर आ गया 0। अब ये जो नंबर्स आए हैं रिमाइंडर वाले, इनको आप इधर से स्टार्ट करेंगे और इधर तक इसको लिखते आएंगे 1 0 1 1 0 1। तो ये आपके पास बाइनरी कोड बन गया फॉर द 45। यानी कि आप सिंपली 2 पे डिवाइड करते जाएं, जो उसका कैरी या रिमाइंडर आता है उसको आप नीचे से ऊपर लिखना शुरू कर देंगे, आपके पास बाइनरी कोड बन जाएगा किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम का। तो इस तरह से आप बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही वो एक्चुअली बिल्डिंग ब्लॉक है, यही वो थिंकिंग है, यही वो प्रोसेस है जिसके जरिए जो प्रोसेसर है या कोई भी मेमोरी एलिमेंट है कंप्यूटर के अंदर, वो इंफॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शंस को जो है वो कन्वर्ट करता है अपनी इस अंडरस्टैंडिंग की लैंग्वेज को, जिसको मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। ओके, ये फर्दर मूव करते हैं। अब हम आ जाते हैं, अभी तक जो हमने बात की है तो नंबर्स की बात थी, यानी नंबर्स जो है वो सारे के सारे हमने देख लिए कि किसी भी तरह का कोई भी नंबर आ जाए डेसिमल के अंदर हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको मशीन जो है वो अंडरस्टैंड करती है। बट व्हाट अबाउट द कैरेक्टर्स, जो अल्फाबेट्स हैं A to Z अल्फाबेट्स हैं, उनको कैसे किया जाए? तो उसके लिए हमारे पास एक सिस्टम है जिसको हम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कहते हैं। यहाँ पर ये टेबल लगा हुआ है, यू कैन सी कि यहाँ पर फॉर स्मॉल लेटर्स
एंड फॉर कैपिटल लेटर्स यहां पर कोड जो है वो डिफाइन किए गए, जैसे कि फॉर ए ये 97 कोड है जिसका बाइनरी नंबर जो आगे गिवन है। इससे स्मॉल ए से लेके स्मॉल जी तक जो है वो हम उसको 97 से 122 तक नंबर अलॉट करते हैं। उसके बाद कैपिटल ए से कैपिटल जी तक जो है वो 65 टू 90 नंबर जो है वो हम उसको अलॉट करते हैं, और इन्हीं नंबर्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो वो जो स्पेसिफिक कोड बनेगा, ये कोड जो वो नॉमिनेट करेगा तमाम अल्फाबेट्स को जो भी कीबोर्ड के ऊपर मौजूद है। अब यहां पर आप देखिए कि स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स दोनों के लिए अलग अलग लेटर्स हैं। इसके मतलब यह कि जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं वो केस सेंसिटिव होती हैं, यानी कि उसमें अपर केस के लेटर्स और लोअर केस के लेटर्स सबके लिए अलग अलग अपना जो है वो स्पेसिफिक कोड होता है। ओके जी, उसके बाद फर्दर हम मूव करते हैं कि अब यहां तक हमने जो बात की है उसके अंदर तमाम नंबर्स जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गए, तमाम इंग्लिश के अल्फाबेट्स इनकॉर्पोरेट हो गए हैं। बट जो कंप्यूटर्स हैं वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज वाले ही तो नहीं यूज करते, और भी जो लैंग्वेजेस हैं जो जिनकी जरूरत महसूस होती है कंप्यूटर्स को सपोर्ट करे, तो उसके लिए फिर हमारे पास एक और सॉल्यूशन है, क्योंकि यहां तक तो हमने अल्फाबेट्स और नंबर्स की बात की है, बट जो अदर लैंग्वेजेस हैं उनके कैरेक्टर्स भी डिफरेंट होते हैं। तो उसके लिए फिर हमने जो सॉल्यूशन निकाला है उसको हम यूनिकोड कहते हैं। अब यूनिकोड क्या करता है? ये एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है जो प्रेजेंट करता है कैरेक्टर्स को तमाम राइटिंग सिस्टम्स के अंदर, क्योंकि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके तमाम कैरेक्टर्स को जब वो कोड असाइन करता है ताकि वो यूनिवर्सली पूरी दुनिया के अंदर कंप्यूटर्स जो है वो उसको एक्सेप्ट करते रहें। अब इसके 3 फॉर्मेट्स होते हैं, UTF-8, UTF-16, UTF-32। UTF-8 के अंदर 1 to 4 बाइट्स जो है ना पर कैरेक्टर, यानी कि हर कैरेक्टर को 1 से लेकर 4 बाइट्स तक जो वो असाइन किया जाता है। UTF-16 में 2 to 4 बाइट्स होती हैं, और UTF-30 में सिर्फ 4 बाइट्स, हर एक को स्पेसिफिकली 4 बाइट जो वो अलॉट की जाती है। UTF-8 जो है वेबसाइट्स के लिए अमूमन इस्तेमाल की जाती है, UTF-16 जो है विंडोज और जावा के लिए इस्तेमाल की जाती है, और UTF-32 जो है ये सबसे सिंपलेस्ट है, और सबसे जो पॉपुलर है वो UTF-8 है। तो ये जो यूनिकोड है ये सपोर्ट करते हैं तमाम लैंग्वेजेस के तमाम कैरेक्टर्स को। लेकिन अब हमारे पास तमाम अल्फाबेट्स आ गए, तमाम लैंग्वेजेस के कैरेक्टर आ गए। अब हमने जो पिक्चर्स है, अब हम उनको कैसे जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, पिक्चर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पिक्चर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी पड़ेगी, सबसे पहले वो होता है पिक्सल। पिक्सल क्या है? पिक्चर एलिमेंट, टाइनी डॉट्स दैट मेक अप इमेज। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी इमेज बनाते हैं, जैसे मैं यहां पर अगर एक स्माइली फेस बनाने की कोशिश करूं, ये एक स्माइली फेस मैंने यहां बनाया। आप देखिए कि ये छोटे छोटे डॉट्स जो हैं इनके मिलने से ये पिक्चर जो है वो बनी है। तो ये छोटे छोटे डॉट्स जो मिलकर एक बिग पिक्चर बनाते हैं उनको हम पिक्सेल्स कहते हैं। तो हर जो पिक्चर है वो इसी तरह डिफरेंट पिक्सेल से मिलकर बनी होती है, और हम उन पिक्सेल्स को बाइनरी नंबर्स अलॉट कर देते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट इमेज की बात करें तो हर एक पिक्सल जो है वो एक बिट के इक्वल होता है। हम ब्लैक जो डॉट है उसको 1 अलॉट कर देते हैं, व्हाइट डॉट जो है वो उनको 0 अलॉट कर देते हैं। तो जब ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनेगी तो उसमें हर ब्लैक पिक्सल जो है, हर ब्लैक जो डॉट है वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, और हर व्हाइट डॉट जो है वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इससे ब्लैक एंड व्हाइट इमेज का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। बट व्हाट अबाउट द कलर इमेजेस? कलर इमेजेस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो उसके लिए जो बेसिक प्राइमरी 3 कलर्स हैं हम उनको अलॉट कर देते हैं सिंबल्स। जैसे कि 3 प्राइमरी कलर है, रेड, ग्रीन और ब्लू, और इसके इनिशियल्स की वजह से हम इसको RGB सिस्टम भी कहते हैं। ये RGB सिस्टम है, और हर कंपोनेंट को हम 8 बिट्स अलॉट करते हैं जिसकी रेंज 0 से 255 तक है। और ये जो रेंज है ये इंडिकेट करेगी उनकी सैचुरेशन को। 0 का मतलब है कि वो कलर एब्सेंट है, और 0 से आगे जब हम 1 2 3 4 चलेंगे वैसे वैसे उस कलर की जो अमेजेस है या उस कलर की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, और 255 पर वो मैक्सिमम कलर इंक्लूड होगा। सिंपली अगर हम व्हाइट लाइट देखें तो व्हाइट लाइट में चूंकि तीनों कलर प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं, तो व्हाइट लाइट के लिए जो कोड बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? 255 255 255, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों कलर मैक्सिमम इसके अंदर मौजूद है, और इनके क्रॉस बॉन्ड जो इनके बाइनरी कोड्स है वो यहां पर लिखे हुए हैं। ब्लैक कलर की बात करें, इसमें चूंकि तीनों कलर एब्सेंट होते हैं तो तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 0 0, और उनके अगेंस्ट उनके बाइनरी कोड्स यहां पर
मौजूद है। इससे अगर हम प्योर रेड की बात करें तो अब चूंकि इसमें रेड जो है वो मैक्सिमम है, तो रेड के लिए 255 और बाकी दोनों कलर्स के लिए क्या हो गया 00। प्योर ग्रीन की बात करें तो ग्रीन के लिए 255 ये मैक्सिमम, बाकी दोनों 0। प्योर ब्लू के लिए ब्लू 255 मैक्सिमम, बाकी 0। तो अब चूंकि तमाम कलर इन तीनों प्राइमरी कलर्स के मिलने से ही बनते हैं, तो बाकी सभी कलर्स के लिए हम यही कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि येलो के लिए, अब येलो किस किस के मिलने से बनता है, ये रेड और ग्रीन के मिलने से येलो बनता है। तो यू कैन सी कि रेड 255, ग्रीन 255 मैक्सिमम, और जो ब्लू है वो एब्सेंट 0। तो इस तरह ये दोनों के मिलने से कलर कौन सा बन गया, येलो। तो उनका कोड हमारे पास ये आ गया, और इसी के अगेंस्ट इनके जो है वो बाइनरी डिजिट्स बन जाएंगे। और इसी तरह दुनिया के तमाम कलर्स वो इनकी शेडिंग कम या ज्यादा करने से, वैल्यू कम या ज्यादा करने से जो है वो तमाम कलर्स जो है वो बन जाते हैं, और यही कलर्स नंबर जो है वो बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट होते हैं, और यही बाइनरी डिजिट फिर उस इमेज को स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट करते हैं। ओके जी, फर्दर हम मूव करते हैं। अब आ जाते हैं जी साउंड के ऊपर। अब यहां तक हमने तमाम नंबर्स रिप्रेजेंट कर लिए, तमाम अल्फाबेट्स रिप्रेजेंट कर लिए, उसके बाद तमाम लैंग्वेजेस के अल्फाबेट्स रिप्रेजेंट कर लिए, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज रिप्रेजेंट कर ली, और उसके बाद हमारे पास जो कलर इमेज है वो भी जो है वो रिप्रेजेंट होगी। अब हम बात करते हैं जी ऑडियो, साउंड जो है उसको कैसे जो है वो हम कंसीडर करेंगे। अब साउंड जो है वो एक एनालॉग सिग्नल है, ये एक कंटिन्यूस वेव बनाता है, कंटिन्यूस वेव है। तो लेकिन सिस्टम जो है वो तो लेता है डिजिटल सिग्नल्स को, यानी कि या 0 है या 1 है, बट इसमें 0 और 1 वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये तो कंटिन्यूस वेव है। तो फर्स्ट इसको, इस एनालॉग सिग्नल को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डिजिटल सिग्नल में। तो उसके लिए जो है वो हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं। इन शॉर्ट हम एडीसीज को यूज करते हैं, और ये एडीसीज जो है ये इस डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं, एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल में। अब इस कन्वर्जन के दौरान दो चीजें बड़ी अहम होती हैं, एक है जी सैंपल रेट और दूसरा है जी बिट डेप्थ। ये दो पैरामीटर जो है वो बगौर ऑब्जर्व किए जाते हैं जब एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। अब सैंपल रेट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि हाउ मेनी सैंपल टेकन पर सेकंड, कि पर सेकंड आप सैंपल कितने लेते हैं। जितने ज्यादा आप पर सेकंड सैंपल लेंगे उतनी ही साउंड की क्वालिटी बेहतर होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी वेव की बात करें, मैं इसमें सैंपल्स की मिकदार जो है वो एक ये ले रहा हूं। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सैंपल्स मैंने लिए, और दूसरी तरफ अगर मैं इस वेव को देखें, अब आपके ख्याल में ये वेव ज्यादा बेहतर है, ये वेव ज्यादा बेहतर है, या ये वेव ज्यादा बेहतर है? ऑब्वियसली ये सबसे बेहतर है। इसकी वजह क्या है कि इसके अंदर मैंने सैंपल की क्वांटिटी कम रखी, इसमें सैंपल की क्वांटिटी ज्यादा है, और इसमें सबसे ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा हम सैंपल्स पर सेकंड लेंगे उतनी ही साउंड की क्वालिटी जो है वो बेहतर होगी। ओके जी, दूसरी बात आ जाती है बिट डेप्थ की, कि अब आप कितने बिट्स पर सैंपल ले रहे हैं, यानी कि आप एक सैंपल को कितने बिट्स अलॉट कर रहे हैं। जितने ज्यादा बिट्स अलॉट करेंगे वो इतना परफेक्टली जो है वो एग्जीक्यूट होगा। जितनी डेप्थ ज्यादा होगी उतना जब वो डायनामिक रेंज होगा, और उतनी फाइल भी बड़ी बनेगी, फाइल का साइज भी उतना बड़ा बनेगा, उसकी क्वालिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस तरह से इन दो पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए, सैंपल रेट और बिट डेप्थ को मद्देनजर रखते हुए हम ऑडियो सिग्नल जो है वो जनरेट करते हैं, और इन्हीं दो पैरामीटर्स की वजह से ही जो ऑडियो फाइल है उसकी क्वालिटी बेहतर या कम होगी। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। अब हमारे पास जो सारी चीजें हैं वो आ चुकी हुई हैं, हमने हर चीज जो भी हमें स्क्रीन पर नजर आती है हमने उसको बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट कर दिया है, और यही बाइनरी नंबर जो है इन तमाम चीजों को कंप्यूटर्स को प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स। ओके जी, नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज एल्गोरिथमिक थिंकिंग। अब सारी चीजें हमने बिट में कन्वर्ट कर दी हैं, अब उनकी प्रोसेसिंग है कि कैसे उन चीजों को एग्जीक्यूट किया जाए, क्योंकि अब सिंपल एक इंस्ट्रक्शन तो होती नहीं है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। और यहां पे भी आप देखें कि अगर आपने किसी चीज को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो देयर आर मल्टीपल स्टेप्स। तो एल्गोरिथमिक थिंकिंग जो होती है वो असल में यही डिफाइन करती है
कि आप उसको बेहतर अंदाज से किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जब आप कोडिंग करते हैं, जब आप लैंग्वेज में किसी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम टाइप करते हैं, तो उसमें 90% असल में थिंकिंग होती है कि आपने असल में कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन उस प्रोग्राम को प्रोवाइड करनी है, और सिर्फ 10% फिर टाइपिंग होती है, क्योंकि आप पहले जब तक डिसाइड नहीं कर लेते कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस प्रोग्राम ने क्या क्या करना है, तो उसकी इंस्ट्रक्शंस क्या क्या डिफाइन होगी, पहले जब तक आप वो डिसाइड नहीं कर लेते तब तक आप टाइपिंग या उसके कोड लिख नहीं सकते। जब आपके पास सारी चीजें, सारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो डिफाइंड हो जाएंगी, देन आपकी टाइपिंग का काम सिर्फ 10% रह जाता है। तो जो एल्गोरिथमिक थिंकिंग है, ये असल में प्रॉब्लम को सॉल्व करता है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि आप प्रॉब्लम्स को स्टेप्स में डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। अब उसके लिए सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा क्लियरली कि आप व्हाट एग्जैक्टली नीड टू बी डन, कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं, फिर उसके लिए इनपुट्स क्या होंगी, और फिर उसके हिसाब से आपके ख्याल में आउटपुट्स क्या होंगी। तो सबसे पहले जरूरी काम जो है वो आप प्रॉब्लम को जो है वो डिफाइन करेंगे, फिर आप प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं कि उसका रूट कॉज क्या है, उसके कंस्ट्रेंट, उसकी रिस्ट्रिक्शंस क्या है, और फिर उसके मल्टीपल जो अप्रोचेस के उस सॉल्यूशन तक जाने के लिए आप कौन कौन से जो रास्ते हैं वो इख्तियार कर सकते हैं। देन आप सॉल्यूशन को प्लान करते हैं और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके डिफरेंट टेक्निक्स के साथ उसको सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के अंदर जो 4 बेसिक टेक्निक्स आती हैं, उनमें पहला एब्स्ट्रैक्शन है, जिसमें आप जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं सिर्फ उन पे फोकस करते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स है उनको एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। उसके बाद डिवाइड एंड कॉन्कर है कि आप बिग प्रॉब्लम्स को डिवाइड करते हैं स्मॉलर वंस के अंदर। उसके बाद एनालॉजी है कि आप उस सॉल्यूशन को किसी सिमिलर प्रॉब्लम, कोई और उससे पहले अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हुई है उसके साथ जो है वो कंपेयर करके उसका सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। देन रिसर्च है, फिर आप देखते हैं कि अगर किसी ने पहले भी इसको सॉल्व किया हुआ है तो आप उसकी मदद ले सकते हैं। तो ये सारी एल्गोरिथमिक थिंकिंग कहलाती है किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। कोडिंग से पहले आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी एल्गोरिथम्स। अब आपने एल्गोरिथम्स लिखने। एल्गोरिथम्स क्या है? ये एक सिस्टमैटिक वे, एक सिस्टमैटिक पैटर्न है जिसके तहत जो है वो आप कोड्स को लिखते हैं। अब इसका अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसीजर है, जिसके आप अगर रियल लाइफ एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल आपने चाय बनानी है तो आपने इस सारे प्रोसीजर को स्टेप्स में डिवाइड करना है। कैसे? आप सबसे पहले पानी बॉयल करेंगे, उसमें टी के पत्ते जो है उसको ऐड करेंगे, फिर शुगर ऐड करेंगे, दूध ऐड करेंगे, फिर उसको 2 मिनट उबालेंगे, उसके बाद उसको स्टीर करके कप में डाल लेंगे। तो ये जो स्टेप्स असल में बने हुए हैं, ये इसी को ही एल्गोरिथम कहते हैं, कि कोई भी काम करने के लिए आप जिन स्टेप्स को फॉलो करते हैं वो सारे स्टेप जो है वो एल्गोरिथम कहलाते हैं। अब एक अच्छे एल्गोरिथम की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती हैं? फर्स्ट वन इज फाइनाइटनेस, कि ये उसके स्टेप फाइनाइट होने चाहिए। ये नहीं है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के इनफिनिट स्टेप हो तो तब तक सॉल्यूशन पे कभी पहुंच ही नहीं सकते। उसके बाद डेफिनेटनेस है कि हर स्टेप क्लियर हो और अनएम्बिगियस हो, उसमें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। इनपुट, 0 और मोर इनपुट्स, यानी कि कोई ना कोई आप इनपुट देंगे देन आप उसकी आउटपुट अटेन कर पाएंगे। आउटपुट क्या है? अब आपकी इनपुट के अगेंस्ट एक या एक से ज्यादा आउटपुट भी हो सकती है। इफेक्टिवनेस क्या है? कि हर स्टेप जो है वो डूएबल हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, जो भी आप प्रपोज कर रहे हैं वो सारे के सारे स्टेप्स क्या है? प्रैक्टिकल पॉसिबल होने चाहिए। और एल्गोरिथम की जो एफिशिएंसी है वो हम जज करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर, कि एल्गोरिथम कितना जल्दी उस प्रॉब्लम तक पहुंचता है। अब आप एक सॉल्यूशन के या एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के एक से ज्यादा एल्गोरिथम्स भी बन सकते हैं, तो आप उनमें सिलेक्ट कौन सा करेंगे? नंबर 1 इज कि जो सबसे कम टाइम ले रहा है सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए, और सेकंड ये कि उसकी कंप्लेक्सिटी यानी कि नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो, टाइम भी कम ले, नंबर ऑफ स्टेप्स भी कम हो, उस एल्गोरिथम को हम मोर एफिशिएंट और बेस्ट एल्गोरिथम जो है वो डिक्लेयर करते हैं। अच्छा जी, अब एल्गोरिथम लिखे कैसे जाते हैं उसके लिए आपको कुछ जो सिंबल्स हैं उनको समझना चाहिए। पहले आपका सिंबल आ जाता है कि जहां पे आपका एल्गोरिथम स्टार्ट होगा उसकी जो शेप होगी वो ओवल शेप में होगा। ओवल शेप आपको जहां भी एल्गोरिथम में नजर आएगी उसका मतलब है या तो यहां से एल्गोरिथम स्टार्ट हो रहा है या एल्गोरिथम वहां पर एंड हो रहा है। उसके बाद पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम एज ए इनपुट या आउटपुट जो है वो कंसीडर की जाती है। और उसके बाद जो रेक्टेंगल्स होंगी वो आपके प्रोसेस या कैलकुलेशन को शो कर रही होंगी, और जो डायमंड है वो डिसीजन को शो कर रहा होगा, यस या नो, वो टर्मिनल पॉइंट्स होंगे, और जो एरो लाइंस है वो आपके फ्लो दिखाएंगे कि एल्गोरिथम किस डायरेक्शन को जा रहा है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले तो आपने एक 3 नंबर्स आपको दिए गए, आपने उनमें से लार्जेस्ट नंबर को
जो है वो सिलेक्ट करना है। तो जब एल्गोरिदम स्टार्ट होगा, यू कैन सी देयर इज एन ओवल, ओवल जो है वो इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये यहां से एल्गोरिदम स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आगे हमारे पास रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या बताता है हमारे पास, सॉरी पैरेललोग्राम हमें क्या बताती है, ये इनपुट है या आउटपुट है। हमने 3 नंबर्स ए बी और सी दे दिए। उसके बाद आगे जी डायमंड्स। अब एरो लाइंस आप देख रहे हैं, एरो लाइंस इंडिकेट कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ द एल्गोरिदम को। अब जो डायमंड्स है ये डिसीजन पॉइंट्स है। देखिए ए इज ग्रेटर देन बी, हम इसको चेक कर रहे हैं। अब ए बी से बड़ा है, या तो इसका ऑप्शन यस होगा या नो होगा, यानी कि ये डायमंड डिसीजन ले रहा है, या यस है या नो है। अगर ए इज ग्रेटर देन बी तब हम कह देंगे यस ए इज मैक्सिमम। अगर नो फिर हम बी को चेक करेंगे सी के लिए कि बी इज ग्रेटर देन सी, यस और नो। अगर यस है तो बी, अगर नो है तो सी इज मैक्सिमम। तो इन तीनों कंडीशंस में हमारे पास जो 3 पॉसिबल आंसर्स आ रहे हैं, और जो भी इनमें से ट्रू होगी कंडीशन उसके मुताबिक जो हमारे पास आंसर आ जाएगा उसके बाद हम उसको एंड कर देंगे। एंड पे आप देखें कि फिर ओवल आ जाता है। तो ये एक एल्गोरिदम है जिसकी शेप्स बता रही है। स्टार्ट ओवल है, इनपुट के लिए पैरेललोग्राम है, डायमंड्स जो वो डिसीजंस ले रहे हैं, एरोज जो वो डायरेक्शन को दिखाते हैं। तो इस तरह से एक जो एल्गोरिदम है वो टिपिकल एल्गोरिदम दिखने को मिलता है। अच्छा जी, अब सारी बेसिक्स हमने देख ली है, क्या क्या चीजें जो बिहाइंड अ प्रोग्राम चल रही होती हैं वो सारी चीजें आ गई। अब हम आ जाते हैं प्रोग्राम की तरफ। व्हाट इज अ प्रोग्राम? अच्छा जी, अब एल्गोरिदम कोड से प्रोग्राम की तरफ चले जाए। अब प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर एग्जैक्टली हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कि एक जो प्रोग्राम है वो स्पेसिफिकली बताता है कि एक खास काम को कैसे अंजाम दिया जाए, कि उसको कैसे परफॉर्म करना है। तो प्रोग्राम असल में एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हार्डवेयर को दी जाती हैं कि वो किस तरह से काम करेंगे। अच्छा, आगे ये हम पहले बात कर चुके हैं, वॉन न्यूमैन का जो आर्किटेक्चर मॉडल है उससे पहले जो पुराने कंप्यूटर्स थे उनमें फिक्स प्रोग्राम्स होते थे इन द फॉर्म ऑफ द पंच कार्ड, या वायरिंग जो है वो फिक्स होती थी, जो स्पेसिफिक एक काम को करने के लिए एक कंप्यूटर जो है वो चल रहा होता है। अब अगर आपने उसकी प्रोग्रामिंग चेंज करनी तो आपको पूरी वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी, सारे पंच कार्ड चेंज करने पड़ेंगे, तो उसकी प्रोग्रामिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। बट वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर आने के बाद जो है वो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर्स जो है वो एग्जिस्टेंस में है, जिनके हम इजीली जो प्रोग्रामिंग है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, प्रोग्रामिंग प्रोसेसर के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? पहले आप रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं कि आप जिस चीज के लिए इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम बनाने चाह रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर उसका सोल्यूशन आप डिजाइन करते हैं, फिर आप कोड लिखते हैं, फिर उसको आप टेस्ट करते हैं डिबगिंग के लिए, और लास्ट में उसको डॉक्यूमेंट करते हैं या मेंटेन करते हैं उसके जो भी इश्यूज होते हैं। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं जी। हमारे पास आ जाती है जब प्रोग्राम लैंग्वेज जनरेशंस। अब जितने भी प्रोग्राम है, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो किसी न किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में कंप्यूटर को प्रोवाइड की जाती हैं, और लैंग्वेज बहुत सारी हैं। यहाँ पर कुछ जनरेशंस यहाँ पर एक्सप्लेन है। जैसे जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, और इसमें जीरोज और वंस इस्तेमाल होते हैं जो बाइनरी कोडिंग में मशीन स्पेसिफिक होते थे। इस तरह की कोडिंग जो है वो आपको उसमें देखने को मिल जाती थी। उसके बाद सेकंड जनरेशन लैंग्वेज आ जाती है जिसको हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। ये मेनिमोनिक्स, एडर या मूव और असेंबलर जो है उनकी जरूरत पड़ती थी। अब अच्छा, आपने याद ये रखना है कि कंप्यूटर ने सिर्फ बाइनरी कोडिंग समझनी है। इसके ऊपर जैसे जैसे जनरेशन चेंज होगी, लैंग्वेज एडवांस होगी, हमें एट द एंड इस तरह के कंपाइलर्स या ट्रांसलेटर चाहिए होंगे जो कंप्यूटर को ये कन्वर्ट करके दे सकें। उसके बाद थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है, इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जिसमें डायरेक्टली जो यूजर है यानी कि ह्यूमंस जो है वो इंग्लिश लाइक या पोर्टेबल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में उसको लिखते हैं, और वो उस इंग्लिश लैंग्वेज को जो कंपाइलर है वो कन्वर्ट करके देते हैं फिर मशीन लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर को। और इसकी एग्जांपल क्या है? सी है, पाइथन है, जावा है। फिर फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, बहुत हाई लेवल की लैंग्वेज है, डोमेन स्पेसिफिक होती है, इसमें कोडिंग कम और डोमेन्स ज्यादा होती हैं, जिसमें एसक्यूएल और मैटलैब शामिल है। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज कंस्ट्रेंट बेस्ड होती है, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन होती है, इसमें कोई एल्गोरिथम नहीं होता, डायरेक्ट ब्लॉक बेस्ड होती है, और प्रोलॉग इसकी जो है वो एग्जांपल है। अच्छा जी, जैसे मैंने पहले बताया, इसके अंदर तमाम लैंग्वेजेस का अल्टीमेट गोल यही है, सब ने अपनी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को मशीन लेवल लैंग्वेज में ही देनी है। बाकी जितनी भी हायर लेवल की लैंग्वेजेस हैं उनकी कन्वर्जन के लिए कंपाइलर जो है या ट्रांसलेटर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा जी, अब कैटेगरीज की बात कर लेते हैं। जो हायर लेवल लैंग्वेज है उसकी कौन कौन सी कैटेगरीज है? तो बेसिकली 4 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जाता है।
फर्स्ट वन इज द प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है? फोकस ऑन सीक्वेंस ऑफ द प्रोसीजर्स या फंक्शंस, कि ये सिर्फ प्रोग्राम या फंक्शंस के सीक्वेंस पर फोकस करती है कि वो किस सीक्वेंस में चलेंगे। उसके बाद डाटा एंड फंक्शन आर सेपरेट, यहाँ पे डाटा और फंक्शन जो वो अलग अलग लिखे जाते हैं, जैसे सी, पास्कल या फोर्ट्रॉन में होता है। उसके बाद दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज क्या होती है? ये एम्फसाइज करती है लॉजिकल स्ट्रक्चर्स को, इनका जो मेन फोकस होता है वो लॉजिकल स्ट्रक्चर पर होता है। कंट्रोल फ्लो कंस्ट्रक्ट्स के लिए जैसे इफ, वाइल, लूप, इस तरह के जो फंक्शंस हैं वो इन लैंग्वेजेस में डेवलप किए जाते हैं, जैसे कि एल्गोल है, एडी है, मॉडर्न सी है। उसके बाद थर्ड जो कैटेगरी हमारे पास आ जाती है दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ओओएल। ये क्या करती है? ये डाटा और फंक्शंस को कंबाइन करती है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी डाटा, ये प्रोसीजर जो है वो सिर्फ डाटा बना रही है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज जो है वो उसके स्ट्रक्चर्स बना रही है, लूप्स वगैरह बना रही है। और अब अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें उसको हम ऑब्जेक्ट्स कह देते हैं। तो फंक्शन और डाटा जब कंबाइन होता है तो ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं, और ऑब्जेक्ट्स जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेजेस में आते हैं। इसमें जो फीचर्स है वो इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है। इसके एग्जांपल्स क्या है? सी प्लस प्लस, जावा, सी हैश, पाइथन इसके एग्जांपल्स है। चौथी कैटेगरी है विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या करती है? प्रोग्राम्स को मैनिपुलेट करती है विजुअल एलिमेंट्स के लिए, यानी कि आपके सामने एक विजुअल इंटरफेस आता है, जैसे कि स्क्रैच प्रोग्राम लैंग्वेज है, विजुअल बेसिक है, उसमें आप ब्लॉक्स आपके सामने होते हैं, आप वहां से उसको कैरी करते हैं और एक ब्लॉक के अंदर डिफरेंट जो इंस्ट्रक्शंस है वो मौजूद होती हैं, पूरा सेट मौजूद होता है, और आप उसको कैरी करके सिंपली उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। इसको हम विजुअल प्रोग्राम लैंग्वेजेस कहते हैं। तो ये चार तरह की कैटेगरीज है लैंग्वेजेस की, जो जिनका गोल भी डिफरेंट होता है। उसके बाद जो पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज है उनमें सी आ जाती है, सी प्लस प्लस, जावा, सी हैश और पाइथन, ये मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस है। सी की बात करें तो ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है जो सिस्टम प्रोग्रामिंग या एम्बेडेड के लिए इस्तेमाल की जाती है, फास्ट होती है और हार्डवेयर के क्लोज ट्रेन होती है, क्योंकि सबसे मेन इंस्ट्रक्शन जो है हार्डवेयर को यही प्रोवाइड करती है। सी प्लस प्लस आ जाती है, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ जाती है और साथ में प्रोसीजरल लैंग्वेज भी आ जाती है। गेम्स और परफॉर्मेंस एप्स वगैरह के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो जावा ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इंटरप्राइजेस या एंड्रॉइड एप्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सी हैश जो है ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, विंडोज की जितनी भी एप्स है, गेम्स है, .NET फ्रेमवर्क है वो इसी से डेवलप किया जाता है। पाइथन जो मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज है और ये डाटा साइंस, वेब या स्क्रिप्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, अब इन सब में जो सी है उसको सबसे स्पेशल माना जाता है, सबसे ज्यादा पॉपुलर जो वो सी लैंग्वेज है, जिसको मदर ऑफ द मॉडर्न लैंग्वेजेस भी कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली बेस सबको यही प्रोवाइड करती है। और अक्सर जो हायर लेवल लैंग्वेजेस है वो सी के सिंटैक्स को उधार लेकर अपनी लैंग्वेजेस जो है वो डेवलप करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी जो और इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, दैट इज कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो असल में ट्रांसलेट कर, जैसे मैंने आपको बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज हमारे लिए आसान है समझना, इंग्लिश बेस्ड है या नंबर बेस्ड है या जो पंक्चुएशन बेस्ड है, वो इंसानों के लिए समझना आसान है, बट कंप्यूटर्स को वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो उनके लिए उस लैंग्वेज को, हायर लेवल लैंग्वेज को बाइनरी नंबर सिस्टम, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर्स, सिस्टम या मशीन सिर्फ उसी लैंग्वेज को समझता है। तो उस काम के लिए कंपाइलर और जो इंटरप्रेटर्स है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। वो जो हायर लेवल लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर। अब इनमें फर्क क्या है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, वो वन बाय वन देख लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं प्रोसेस की। कंपाइलर क्या करता है? ट्रांसलेट इंटायर प्रोग्राम एट वंस। कंपाइलर पूरे के पूरे प्रोग्राम को इन अ सिंगल गो कन्वर्ट कर देता है, जबकि जो इंटरप्रेटर है ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा, एक एक लाइन कन्वर्ट करता जाएगा और उसको आगे जो वो ट्रांसमिट करता जाएगा। दोनों के आउटपुट में क्या फर्क है? कंपाइलर जो है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, जबकि इंटरप्रेटर कोई सेपरेट फाइल नहीं बनाता, क्योंकि ये कोड को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट कर रहा होता है, वैसे ही आगे ट्रांसमिट कर रहा होता है। बट जो कंपाइलर है वो पूरी फाइल को एट वंस कन्वर्ट करके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो बना देता है। एग्जीक्यूशन की बात करें तो कंपाइलर कैन रन विदाउट सोर्स कोड, यानी कि सोर्स कोड ना भी हो तब ये रन कर सकता है, जबकि इंटरप्रेटर को सोर्स कोड हर दफा चाहिए होता है। ये कंपाइलर फास्टर एग्जीक्यूशन होती है, जबकि इंटरप्रेटर की स्लोअर एग्जीक्यूशन है। कंपाइलर जो वो सारे एरर्स जो है वो कंप्लीशन के बाद दिखाता है। अब चूंकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट कर रहा होता है, तो ये हर लाइन के अंदर जो जो भी प्रॉब्लम आ रही होती है उसको साथ साथ ही
उसके एरर को भी साथ साथ इंडिकेट कर देता है। सी प्लस प्लस पास्कल जो वो कंपाइलर को इस्तेमाल करती है, जबकि पाइथन, जावास्क्रिप्ट या बेसिक्स जो है ये इंटरप्रेटर को इस्तेमाल करती है। तो इस तरह से ये जो दो प्रोग्राम है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। अच्छा, उसके बाद जो 5 फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स है, यानी कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है प्रोग्राम्स के, 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनकी बेस पर या जिनकी मदद से हम कोई भी प्रोग्राम जो बनाते हैं, उनमें पहला हमारे पास आ जाता है जी सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस जो वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है एक ऑर्डर में, कि पहले नंबर पर कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगी, दूसरे पर कौन सी होगी, तीसरे पर कौन सी होगी, एक के बाद एक टॉप टू बॉटम ये चलता जाता है। और उसके बाद दूसरी जो है वो है कंडीशनल या सिलेक्शन ब्लॉक। इसके अंदर क्या होता है कि ये चूज करता है, डिसीजन लेता है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग किस पाथ को जो है वो फॉलो किया जाए, जो भी रिक्वायरमेंट होती है बाय द यूजर, जिसमें इफ एल्स स्टेटमेंट या स्विचेस जो है वो इस्तेमाल आ जाते हैं। उसके बाद रेपिटेशन है, लूप है, ये एक ही कोड को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करती हैं, जैसे कि फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये इफ एल्स स्टेटमेंट है या फॉर या वाइल लूप या डू वाइल लूप्स है, ये क्या क्या काम करते हैं इनको आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम उनके बेसिक्स देख रहे हैं कि सीक्वेंशियल जो है वो ऑर्डर देंगी इंस्ट्रक्शंस को, इसके बाद सिलेक्शन जो है वो कंडीशन की बेस पर जो है वो सिलेक्ट करेंगी पाथ को, और रेपिटेशन जो है वो एक ही कोड को रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो वो रिपीट करवाती जाएंगी। उसके बाद इवेंट्स है, इवेंट्स क्या होते हैं? ये कोड ट्रिगर्ड बाय एक्शन है, यानी कि कुछ कोड जो है वो किसी ना किसी एक्शन के बाद एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होते हैं, यानी कि आप ऐसी की रखते हैं कि जब तक वो की स्ट्रक ना हो तब तक कोड एग्जीक्यूट ना हो। तो इवेंट इसको कहते हैं कि किसी ना किसी ट्रिगर की बेस पर उसकी एग्जीक्यूशन जो वो स्टार्ट होती है। उसके बाद वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स है कि ये नेम्ड मेमोरी लोकेशन, वेरिएबल्स कैन चेंज, कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज, यानी कि फिक्स वैल्यूज या वेरिएबल वैल्यूज अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है वो चेंज होती रहे, वो इसका फिफ्थ ब्लॉक है। तो इस तरह हर प्रोग्राम लैंग्वेज इन्हीं 5 कैटेगरीज की बेस पर चीजों को जो वो इंप्लीमेंट करवाती है, इसी की बेस पर जो वो एल्गोरिदम जो वो उसे चलाना चाह रहा है, जो वो इंस्ट्रक्शन फ्लो करवाना चाह रहा है, वो इन्हीं 5 ब्लॉक्स की बेस पर मूव करवाता है। ओके, जिसके बाद जो प्रोग्रामिंग टर्म्स हम इस्तेमाल करेंगे जब आप प्रोग्राम लिखते हैं, तो जिन प्रोग्रामिंग टर्म्स से आपको वास्ता पड़ सकता है उनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है? ये ग्रामेटिकल रूल्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, जिस तरह हमारे पास इंग्लिश के या किसी भी लैंग्वेज के रूल्स होते हैं ग्रामर के किस वर्ड के बाद क्या आना चाहिए, ग्रामेटिकली क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, इस तरह जो प्रोग्राम लैंग्वेज की ग्रामर होती है हम उसको सिंटैक्स कहते हैं। ये बताते हैं कि किस तरह सिंबल, कीवर्ड, पंक्चुएशन जो है उनको अरेंज किया जाएगा, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उसको जो है वो सिंटैक्स एरर कहते हैं। सिंटैक्स एरर क्या होता है कि जब इन रूल्स को, जो सिंटैक्स के रूल्स होते हैं, उनको वायलेट किया जाए, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रामर को नजरअंदाज किया जाए, तो उसको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। और कंपाइलर या इंटरप्रेटर जिन्होंने उसको कन्वर्ट करना होता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, वो इसको डिटेक्ट करते हैं, और इसके बगैर जो है प्रोग्राम जो वो रन नहीं होगा, क्योंकि अगर एरर आ गया तो वो पर्टिकुलर सिंटैक्स की स्टेटमेंट जो वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी, तो डेफिनेटली प्रोग्राम भी एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा। दूसरी चीज आ जाती है जी सेमेंटिक्स। अब सेमेंटिक्स क्या है? द मीनिंग ऑफ द कोड, कि आपने जो कोड लिखा है उसका असल में मतलब क्या है, उसको हम सेमेंटिक्स कहते हैं। और ये असल में वो चीज होती है जो कंप्यूटर करता है, कि जब आपने सिंटैक्स लिख दिया, कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को देगा। अब कंपाइलर क्या कर रहा है? उस कोड के मीनिंग बता रहा है कंप्यूटर को कि उसने करना क्या है। तो कोड को हम सिंटैक्स कहते हैं, और उसका जो मीनिंग होगा उसको हम क्या कहते हैं? सेमेंटिक्स कहते हैं। और सेमेंटिक्स में जो एरर आता है उसको हम लॉजिकल एरर कहते हैं, और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि प्रोग्राम जो है वो गलत आउटपुट देगा। जब सिस्टम उसको समझेगा ही गलत, तो डेफिनेटली उसकी आउटपुट भी जो है वो गलत होगी। फॉर एग्जांपल, आपने सिंटैक्स लिखा द कैट सेट ऑन मैट, ये करेक्ट ग्रामर के साथ आपने सिंटैक्स लिख दिया, कोड लिख दिया, द कैट सेट ऑन मैट, कैट जो है वो मैट के ऊपर बैठी हुई है। अब सेमेंटिक्स क्या होता है? उसकी मीनिंग को कैसे इंटरप्रेट करता है? फॉर एग्जांपल, वो समझ लेता है द कैट एट द होमवर्क। अब कोड तो आपने सही लिखा, लेकिन अब उसके सेमेंटिक एरर, लॉजिकल एरर क्या कहता है? उसने उसके मीनिंग को गलत परसीव किया कि कैट जो है उसने होमवर्क खा लिया, जो कि लॉजिकल एरर कहलाएगा। अगर ग्रामर में इशू आएगा तो वो सिंटैक्स एरर कहलाएगा। अगर सेमेंटिक्स उसके मीनिंग में कोई प्रॉब्लम आता है जिसकी वजह से आउटपुट खराब हो रही है, उसको हम लॉजिकल एरर कहते हैं। ओके जी, उसके बाद हमारे पास एक और बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है स्क्रैच।
स्क्रैच जो है एक विजुअल प्रोग्राम है, बहुत फेमस प्रोग्राम है, आपने छोटी क्लासेस के अंदर डेफिनेटली इसको देखा होगा, इसको पढ़ा भी होगा। बड़ी बेसिक सी बड़ी मजेदार से गेम प्लेस होती है जिसके अंदर जो ब्लॉक कोडिंग दी गई होती है, यानी कि ब्लॉक की सूरत में जो है वो कोड्स मौजूद होते हैं। आप सिंपली ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक जोड़ते हैं और कोडिंग जो है वो उसको जनरेट करते हैं। कुछ उसके स्पेसिफिक प्लेसेस है, जैसे कि स्टेज है जहां पर स्प्राइट जो है वो परफॉर्म करता है, स्प्राइट लिस्ट है वो तमाम कैरेक्टर्स है जिनके ऊपर आप कोड लगा सकते हैं, ब्लॉक पैलेट है वो तमाम कोड्स, फंक्शन, इवेंट्स जो वो कैरेक्टर जो है वो परफॉर्म कर सकता है, और स्क्रिप्ट एरिया है जहां पर उन कोड्स को ड्रैग करके आप लिखते हैं। मैं आगे आपको उसकी ना शेप ही दिखा देता हूं ताकि वो समझने में आसान हो। ये आपके सामने एक इंटरफेस है स्क्रैच प्रोग्राम कोडिंग का। ये आपके पास स्टेज है, इस स्टेज के ऊपर आप जो भी कोड कर रहे होते हैं वो यहाँ पे परफॉर्म होगा। यहाँ पर जितने भी आपको कैरेक्टर नजर आ रहे होंगे वो सारे के सारे हम उनको स्प्राइट कहते हैं। यहाँ पर जो वो स्प्राइट की लिस्ट आ रही होगी कि आपके पास कौन कौन से स्प्राइट है। ये जो एरिया है यहाँ पर आपके कोड्स बन रहे होते हैं, कोड का सारी डिटेल्स आ रही होती है, और ये जो ब्लॉक्स आपको नजर आ रहे हैं ये असल में कोड्स है। और इस साइड पर ये जो लिस्ट आपके पास आ जाती है ये कोड्स के ब्लॉक है, जैसे कि मोशन है, ये मोशन का टैब ओपन हुआ है तो मोशन से रिलेटेड तमाम इवेंट्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इससे अब लुक्स पे चले जाते हैं, साउंड पर, इवेंट्स पर, कंट्रोल, सेंसिंग, सब के जो है ना वो कोड्स यहाँ पर मेंशन होंगे इसी तरह ब्लॉक्स की सूरत में। और अगर आप कोई कोड अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ से ये ब्लॉक को ड्रैग करेंगे और इसके ऊपर आप पेस्ट कर देंगे, तो यहां से जो ब्लॉक यहां पर आ जाएगा ये ब्लॉक जो है वो इस स्प्राइट के ऊपर जब वो एग्जीक्यूटेबल होंगे। चूंकि अब ये सारा प्रोग्रामिंग विजुअल है, सारी जो विजुअली इंटरफेस मौजूद है, जो यूजर है वो विजुअली इसको देख सकता होता है, तो ये यूजर इंटरफेस या विजुअल प्रोग्रामिंग जो है वो कहलाती है। और ये सारा सेटअप जो है वो स्क्रैच प्रोग्रामिंग का है। ओके जी, दूसरी जो इसमें लैंग्वेज है उसकी हम इंट्रोडक्शन देखना चाह रहे हैं, दैट इज अ पाइथन। एक सिंपल बट पावरफुल लैंग्वेज है। ये एक इंटरप्रेटेड, डायनामिकली टाइप्ड और इजी टू लर्न लैंग्वेज है, और इसकी कुछ जो शेप है वो कुछ इस तरह से होगी। अच्छा स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि पाइथन हो, सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, कोई भी स्क्रिप्ट हो, जब उसके सिंटैक्स स्टार्ट होगा तो पहला जो उसका वर्ड होगा वो असल में उसकी लैंग्वेज को इंडिकेट कर रहा होगा। जैसे अब ये कोड लिखा हुआ पाइथन के अंदर तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पाइथन, विच मीन कि ये कोड जो है वो पाइथन का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम जो है ये स्ट्रिंग है जिसमें कोई डिक्लेरेशन की नीड नहीं है। एज जो है ये एक इंटीजर है, उसको भी आपने नंबर जो है वो दिया हुआ है। प्राइस है ये एक फ्लोट वैल्यू है क्योंकि डॉट आ गया, इसमें डेसिमल वैल्यू आ गई, इसको फ्लोट वैल्यू कहते हैं। और ये ट्रू यानी कि आप आईडी जो है स्टूडेंट की ट्रू या फॉल्स देख रहे होते हैं, कंडीशन को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये बूलियन अलजेब्रा के अंडर जो है वो होगा। तो ये एक पाइथन लैंग्वेज की जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। उसके जो कुछ ऑपरेटर्स हैं वो इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। अरिथमेटिक यानी कि सिंपल जो मैथमेटिक्स के लिए प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस, ये जो सिंबल्स हैं वो एज एन ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। उसके साथ साथ कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं जो यहाँ पर गिवन है, डबल इक्वल्स का साइन है, सिंगल इक्वल्स का साइन है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये इस्तेमाल होते हैं। और फिर लॉजिकल ऑपरेटर है जो एंड, और नॉट, हम पीछे भी चैप्टर्स में पढ़ चुके हुए हैं, वो इस्तेमाल होते हैं। और इस तरह मेंबरशिप के लिए इन, नॉट इन, यानी कि ये सारे ऑपरेटर्स हैं जो पाइथन के अंदर इस्तेमाल होते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ओके जी, फर्दर हम चले तो हमारे पास पाइथन के जरा कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है, जिसके अंदर जो हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट है या जो लूप है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरीज हमने देखी थी, जो सीक्वेंस देती हैं या कोड को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो है वो प्लस या माइनस करवाती है, रिपीट करवाती हैं, वो सारी इसके अंदर जो है वो आ जाती हैं। पहले नंबर पर आप देखें इफ एल्स स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये कंडीशन होती है इफ या एल्स की, कि अगर एक स्टेटमेंट ट्रू हो तो तब उसको एग्जीक्यूट कर दे, अदरवाइज दूसरी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया जाए। उसके बाद फॉर लूप है जो किसी एक खास कंडीशन को जो है वो बार बार रिपीट करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद लिस्ट या म्यूटेबल लिस्ट है, जिसे आप देखिए कि पाइथन के अंदर ये फ्रूट की लिस्ट दी गई है और इस लिस्ट के अंदर आप ग्रेप को जो वो ऐड करना चाहते हैं वो इसको ऐड कर देगा। फंक्शंस हैं जिसमें कैलकुलेशन सारी आ जाती हैं, कि मैथमेटिकल जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है वो इसके अंदर इस्तेमाल हो जाती है। तो इस तरह ये सिंपल जो वो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं पाइथन के, जिनको आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी प्रोग्राम डेवलपमेंट है, यानी कि उसकी टेस्टिंग है, यानी कि आप प्रोग्राम को डेवलप कर लेते हैं और उसके बाद आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या आपका प्रोग्राम सही तरह से बना है या नहीं बना। तो उसकी जो सबसे बेस्ट प्रोसीजर है दैट इज यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में आप क्या करते हैं कि आप हर फंक्शन, हर मेथड को आइसोलेटेडली
चेक करते हैं, अलग अलग हर एक इवेंट को जो वो चेक करते हैं। उसमें आप क्या करते हैं, आप एरर्स को जो वो कैच कर लेते हैं, क्योंकि जब आप हर इवेंट को, उसके अंदर हर कोड को, हर लाइन को चेक करेंगे तो आप उसके अंदर जो एरर्स है उसको कैच कर पाएंगे, और जो रिफ्लेक्टिंग है इसकी, यानी कि उसकी एग्जीक्यूशन जो है उसको सेफर कर पाएंगे, और जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, क्योंकि अगर आप एरर्स का निकाल पाएंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसकी आउटपुट क्या आएगी, तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर जो आप उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, और लॉन्ग रन में जो अपना टाइम है वो सेव कर सकते हैं। तो ये आगे अब यहां पे देखें, ये ऊपर जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये कोड जो है वो जावा के अंदर लिखा हुआ है। ये एक सिंपल आपको सिर्फ एग्जांपल यहां पे दिखाई जा रही है कि किस तरह से जावा का स्क्रिप्ट कैसे नजर आएगा। ये आपको पहली लाइन ही एक्चुअली इंडिकेट कर देगी कि जो स्क्रिप्ट है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया। ये जस्ट अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, बाकी डिटेल के साथ हम तमाम जो इसके लूप्स हैं या तमाम कॉन्स्टेंट जो तमाम जो फंक्शन है वो हम डिटेल के साथ वन बाय वन एक एक करके जो डिटेल के साथ देखेंगे। अभी जस्ट हम इसको सिर्फ उसके स्क्रिप्ट को देखना चाह रहे हैं कि ये किस तरह के होते हैं। अच्छा जी, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप प्रोग्राम लिख लेते हैं, आप उसको टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आप जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें कोई ना कोई एरर आ जाता है। अब वो आपको नहीं पता सिंटैक्स एरर है या सिमेंटिक लॉजिकल एरर है, तो उसके लिए जो तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है कि उस एरर को ढूंढकर उसको ठीक करना, उस प्रोसेस को हम डिबगिंग कहते हैं। डिबगिंग कहते हैं कि उसके अंदर जो बग्स हैं, टेक्निकली लैंग्वेज में बात करें तो एरर के अंदर या कोड के अंदर जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसको हम डिबगिंग कहते हैं। तो उसको बग्स कहते हैं, और उसको रिमूव करना जो वो डिबगिंग कहलाता है। अब डिबगिंग के लिए जो 4 फेमस टेक्निक है, वैसे तो काफी सारी टेक्निक्स है, लेकिन जो 4 फेमस टेक्निक्स हैं उनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। उसमें पहला आ जाता है ड्राई रन या डेस्क चेकिंग। इसमें आप क्या करते हैं, आप कोड को मैन्युअली पेपर एंड पेंसिल पर राइट करके देखते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन को देखते हैं कि कहीं पर कौन सा एलिमेंट जो है वो मिस है। फिर आप वेरिएबल्स वैल्यू जो है वो हर स्टेप पर लिखते हैं, और जो मेंटल मॉडल ऑफ एग्जीक्यूशन है, एक खुद से दिमाग में उसको जो है वो सोच रहे होते हैं कि वो किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकता है। तो मैन्युअली आप चीजों को नोट डाउन करके आप उसकी जो वो चेक कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रिंट डिबगिंग। इसमें आप क्या करते हैं, ऐड प्रिंट स्टेटमेंट एट द की पॉइंट, के हर की पॉइंट के साथ आप प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करते हो। उससे रिजल्ट क्या निकलेगा कि हर वेरिएबल वैल्यू के साथ जहां जहां पे आपने प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करनी है, उसका मतलब यह है कि उस हर लाइन की आउटपुट वहीं पर ही एग्जीक्यूट होगी, वहीं पर उसकी जो एग्जीक्यूट आएगी। तो अब हर लाइन के साथ आप अब हर इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ आप प्रिंट की स्टेटमेंट लगाएंगे, तो उसका मतलब यह है कि हर इंपॉर्टेंट इवेंट का आउटपुट जब आ जाएगा वो आपको यह क्लियर कर देगा कि इससे पहले वाला कोड ठीक है। यानी कि आप चेक्स लगा देते हैं कोड के अंदर डिफरेंट प्लेसेस पर, 10 जगह पर 5 जगह पर आप चेक्स लगा देते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं। वो उन जगहों पर जो प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो अपनी अपनी आउटपुट देगी, तो आप पूरे कोड को कैटेगरीली चेक कर लेते हैं कि कहां पर कोई इशू आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद यूजिंग एन आईडीई डिबगर। आईडीई डिबगर ये भी एक प्रोग्राम है, उसमें वो क्या करता है कि सेट ब्रेक पॉइंट्स, यानी कि एग्जीक्यूशन को पॉज करता है और फिर थ्रू आउट द कोड लाइन बाय लाइन उसको चेक करता है, वेरिएबल्स को रियल टाइम में चेक करता है, और फिर उसको वैल्यूएट करके जो उसमें प्रॉब्लम होता है उसको आइडेंटिफाई करता है। प्रोग्राम ही प्रोग्राम को चेक कर रहा है। उसके बाद असर्शन है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आप कंडीशंस को टेस्ट करते हैं। जैसे कि यहां पे देखिए कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 0 देन x मस्ट बी पॉजिटिव, तो ये एक कंडीशन है। तो इस तरह की कंडीशंस लगाकर भी जो है वो डिबगिंग कर लेते हैं कि कोड्स के ऊपर कंडीशन लगा दे कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो देन हम कहेंगे कि ये लाइन जो है वो एग्जीक्यूटेबल है, इसमें कोई एरर मौजूद नहीं है। तो इन 4 टेक्निक से जो आप डिबगिंग का जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। नॉर्मली जो डिबगिंग स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल की जाती हैं उनमें सबसे आ जाता है जी अंडरस्टैंड द एरर मैसेज। कि आप सबसे पहले तो जो एरर मैसेज आपके पास आएगा, जाहिर सी बात है जब आप कोड को एग्जीक्यूट करवाते हैं किसी इन्वायरमेंट के अंदर, तो अगर उसके अंदर कोई एरर है तो वो कोई ना कोई एरर कोड या एरर का मैसेज जरूर देगा। तो सबसे पहले तो आप उस एरर मैसेज को समझे कि उस मैसेज के अंदर दिया क्या गया होगा, तो आप केयरफुली इसको रीड करेंगे और ये अक्सर आपको बता देता है एग्जैक्टली के, अक्सर ये पता चल जाता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम किस लाइन में या क्या प्रॉब्लम है, वो सिंटैक्स एरर है या लॉजिकल एरर है। फिर आप उसका लाइन नंबर नोट करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, सिंटैक्स को पहले चेक करते हैं कि अगर कोई सेमीकोलन, कोई पैरेंथेसिस, कोई कोड तो मिस नहीं है जिसकी वजह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। फिर आप उन कीवर्ड्स को या वेरिएबल्स के नेम्स को चेक करते हैं कि उनमें से कोई मिसिंग नहीं है। देन आप उस प्रॉब्लम, अब आपने इस तरीके से प्रॉब्लम जब वो निकाल ली, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नजर आ गई है किसी पैरेंथेसिस की, सेमीकोलंस की, कोट्स की या वेरिएबल्स की या कांस्टेंट की, आपको प्रॉब्लम नजर आ गई, आप उसको आइसोलेट कर देंगे। आप क्या करेंगे, कमेंट आउट द सेक्शन टू नैरो डाउन, फाइंड स्मॉलेस्ट कोड दैट स्टिल हैज द बग।
कि आप उस सारे सेक्शन को नैरो डाउन करते जाएंगे और फिर उस स्मॉलेस्ट सेक्शन उसको इतना नैरो डाउन करेंगे कि वो उस पिन पॉइंट पर आ जाए जो एग्जैक्ट सिंटैक्स के अंदर एरर मौजूद है। फिर अपने अजम्पशन को चेक करते हैं, लूप कंडीशंस को, जो बाउंड्री वैल्यूज आपने उसके अंदर असाइन की हुई है या वेरिएबल जो आपने इनिशियलाइज किया उसको चेक कर लेते हैं। उसके बाद सिंपल इनपुट्स देके, यानी कि मेजर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले आप उसको सिंपल इनपुट, सादा इनपुट्स देके उसको एग्जीक्यूट करवा के चेक कर लेते हैं। उसके बाद कोड को किसी दूसरे के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, किसी दूसरे प्रोग्रामर के साथ, ताकि वो भी देख सके कि अगर कोई उसमें इशू है तो वो उसको आइडेंटिफाई कर सके। और कोई भी रैंडम चेंज नहीं करते कि ऐसे ही नहीं, अगर आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो आप रैंडमली चीजों को जो वो चेंज करते जाए, बल्कि आप पिन पॉइंट करें, मैसेज को फॉलो करें, सिंटैक्स को देखें, तमाम पैरेंथेसिस कोड्स को देखें, या किसी दूसरे प्रोग्रामर के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसको देखकर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको निकाल सके। तो दैट्स इट। यहां तक जो एक ओवरव्यू था प्रोग्रामिंग का, एक जो बैकग्राउंड थी प्रोग्रामिंग को, वो मैंने कोशिश की है कि आपको एक्सप्लेन करूं। इसके फर्दर जो हमारे लेक्चर्स आएंगे उनके अंदर हम इंशाल्लाह सी लैंग्वेज को डिटेल से देखेंगे, सी प्लस प्लस को डिटेल से देखेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिटेल से देखेंगे, और कौन कौन से उनके अंदर फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से वेरिएबल या कॉन्स्टेंट्स होते हैं और किस तरह उनके सिंटैक्स को लिखा जाता है, ये डिटेल के साथ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।